नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, जबकि उसके पहले करीब 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव की जंग होगी, जिसके लिए सभी सियासी दल पूरी तरह से एक्टिव मोड में हैं। इतना ही नहीं, महाजंग से पहले कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव भी संपन्न हो गया है। जी हां, 22 साल बाद कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर आमने सामने हैं। चुनाव कौन जीतेगा, निश्चित तौर पर इसका पता 19 अक्टूबर को चलेगा, जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि अध्यक्ष जो भी बनेगा, उसके सामने चुनौतियां कम नहीं होंगी। अब ये चुनौतियां कौन सी हैं और ये किस तरह से पार होंगी? वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वो कितनी असरदार है? चर्चा इसी पर होगी अब जनता मांगे जवाब में। आज के मुद्दे चुनौतियों का चुनाव में। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे या फिर शशि थरूर, इसका पता 19 अक्टूबर को चलेगा। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, उसमें खड़गे थरूर से काफी आगे हैं। खैर, नतीजे आने के बाद जब नए अध्यक्ष का नाम फाइनल हो जाएगा, तो फिर उनके सामने क्या चुनौतियां होंगी, इनसे पार्टी कैसे पार पाएगी, बाकी दलों को कांग्रेस साथ लेकर चलेगी या नहीं, इसी को लेकर चर्चा शुरू करें। उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हो गया है। अब इंतजार 19 अक्टूबर का है, जब परिणाम घोषित होंगे और पता चलेगा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान किसके हाथ में रहेगी। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच हुआ। आपको बता दें कि देश भर में कुल 36 मतदान केंद्र और 67 बूथ बनाए गए थे, जहां मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। अब 19 अक्टूबर को मतगणना होगी। कांग्रेस पार्टी के 137 साल के इतिहास में ये छठा मौका है जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जबकि 24 साल में पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य मैदान में नहीं था। खास बात यह भी है कि कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव 22 साल के लंबे अंतराल के बाद हुआ है। ऐसे में इसे लेकर कांग्रेसियों के साथ ही आम लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि सोमवार को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में 9000 से ज्यादा डेलीगेट्स ने वोटिंग की। अध्यक्ष पद के लिए दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के साथ साथ देश भर में मौजूद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तरों में मतदान हुआ। नतीजे भले ही 19 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन माना यही जा रहा है कि जीत मल्लिकार्जुन खड़गे की ही होगी। चुनाव से पहले कई नेताओं ने खड़गे का समर्थन करते हुए उन्हें वोट देने की बात कही थी। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिल्ली स्थित कांग्रेस के मुख्यालय में वोट डाला। वहीं राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी में अपने मत का प्रयोग किया, तो वहीं अन्य दिग्गजों ने अपने अपने राज्य की राजधानी में स्थित पार्टी दफ्तर में वोटिंग की। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब जीत खड़गे की होगी या फिर थरूर की, ये 19 अक्टूबर को आने वाले नतीजे बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अध्यक्ष जो भी बनेगा, उसके सामने चुनौतियां कम नहीं होंगी। दरअसल लोकसभा चुनाव में अब काफी कम वक्त रह गया है, तो वहीं बड़े रण से पहले करीब 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होना है। इनमें कुछ कांग्रेस शासित राज्य भी हैं। ऐसे में यहाँ हाथ की स्थिति को मजबूत करने के लिए नए अध्यक्ष क्या कुछ बड़े और कड़े फैसले लेंगे, वहीं 2024 के लिए कांग्रेस में क्या बड़े बदलाव होंगे, किसी रणनीति के तहत पार्टी आगे बढ़ेगी, इस बात पर सभी की नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो कौन बनेगा कांग्रेस का नया अध्यक्ष, और निश्चित तौर पर खड़गे वर्सेस थरूर, जीत से कौन कितना दूर है, ये बड़ा सवाल है। भले ही कहा जा रहा है या कयास लगाए जा रहे हैं कि खड़गे का पल्ला थोड़ा सा भारी दिख रहा है, लेकिन कहा कुछ नहीं जा सकता। 19 तारीख को पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि दोनों में से जो भी आएगा, उनके लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। देखिए, इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं 22 साल एक लंबे अंतराल के बाद ये तस्वीर सामने आई है। ये हम कांग्रेस के लिए देख रहे हैं कि शायद कोई नया एक नेतृत्व हमें करता हुआ दिखेगा अध्यक्ष पद के लिए। अभी तक यही लग रहा था। हमेशा से कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी ये कहते आई है कि
कोई भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन गांधी परिवार से हटकर कोई नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा जवाब कांग्रेस की तरफ से है कि अब अध्यक्ष का जो चेहरा है वो बदलेगा और गांधी परिवार से हटकर होगा। अब ये कितनी बड़ी चुनौती है, क्या ये करने के बाद जो चाह रही है कांग्रेस उसमें सफल होगी? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। वरिष्ठ पत्रकार हैं अवधेश भार्गव जी। अवधेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी के पूर्व विधायक हैं शंकर लाल तिवारी जी। शंकर लाल तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले अवधेश भार्गव जी आपसे करना चाहती हूँ। क्या लगता है 22 साल बाद ये एक ऐसा पल आया कांग्रेस के लिए खास तौर पर कि लग रहा है कि गांधी परिवार से हटकर अब कोई नया चेहरा होगा। ये कितनी बड़ी चुनौती होगी उन दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए जो भी सामने आएगा, और महत्वपूर्ण कि क्या ऐसा करने के बाद माने कि कांग्रेस जो चाह रही थी या एक लंबा समय जो कांग्रेस ने राज किया वो शायद एक तस्वीर बदलती दिखे? देखिए, ऐसा है, पहली बार कांग्रेस में चुनाव हुए, आंतरिक लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश की गई है, लेकिन चुनाव की घोषणा जब से हुई है सभी लोग शक्ति केंद्र के पास जाकर के आशीर्वाद लेकर के आकर फिर चुनाव लड़ने की बात करते थे। एक कैंडिडेट तो जो ये कह रहे थे कि मैं तो इनकी आज्ञा सिरोधार्य है, उसको कभी मना ही नहीं कर सकता, वो मैदान से ही हट गए। दूसरे कैंडिडेट शशि थरूर भी गए, उन्होंने भी वहाँ से आज्ञा ली पूर्व अध्यक्ष से। लेकिन आपने देखा होगा पूरे चुनाव के दौरान कि पूरा चुनाव सिर्फ एक करवट बैठा हुआ था। और आज भी जब मतदान हुआ है, आप देखिए, शशि थरूर को पोलिंग एजेंट नहीं मिले, यानी कई राज्यों में उनको पोलिंग एजेंट नहीं मिले, जबकि कांग्रेस के संविधान में ये नियम है कि जो डेलीगेट होगा, जो वोट डालता है, वही पोलिंग एजेंट हो सकता है, बाहर से पोलिंग एजेंट अरेंज नहीं किया जा सकता। तो उनको पोलिंग एजेंट नहीं मिले। जब कांग्रेस के लोगों ने देखा कि कहीं हमारी किरकिरी ना हो जाए तो उनको पोलिंग एजेंट उपलब्ध कराए गए, तब जाकर के वो चुनाव संपन्न हुए। फिर इतनी बड़ी पार्टी, आप यानी ठीक है, गांधी नेहरू परिवार का कोई व्यक्ति इस चुनाव मैदान में नहीं था, लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि इस चुनाव में उनकी छाया नहीं थी? पूरे चुनाव में गांधी नेहरू परिवार ही छाया रहा, बिना उसके कोई पत्ता नहीं हिला। जब शशि थरूर किसी भी प्रदेश में गए वहाँ संपर्क करने अपने कन्वेंसी के लिए, तो वहाँ उनको लोग, वहाँ के डेलीगेट्स नहीं आए, जबकि ये प्रदेश कांग्रेस कमेटियां जो हैं उनका फर्ज था, उनका कर्तव्य था कि डेलीगेट्स को बुला करके उनकी मीटिंग करवाती और कैंडिडेट उनके बीच अपना प्रचार करते। ये कांग्रेस के संविधान में है, लेकिन उनको नज़रअंदाज किया गया। खड़गे जी आए तो उनको वीआईपी की तरह पूरा वो दिया गया। दूसरी बात, जो राहुल गांधी जी ने जो मैदान से बाहर हट के और ये कहा कि अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसमें गांधी नेहरू परिवार का व्यक्ति नहीं होगा, तो उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी? बड़ी पाक मंशा थी, बड़ी अच्छी सोच थी कि वो कांग्रेस में बदलाव चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि सत्ता और शक्ति का केंद्र एक घर में ना हो, एक जगह ना हो, बदलाव हो, आंतरिक लोकतंत्र स्थापित हो। और इसीलिए राहुल गांधी जी ने इस चुनाव पर अपना नाम बिल्कुल आगे नहीं आने दिया और अड़ गए कि हमारे परिवार से तो कोई व्यक्ति होगा ही नहीं। तो आप देखिए क्या उनकी मंशा रही। उनकी मंशा थी कि कोई युवा आए, कोई ऐसा कर्मठ व्यक्ति आए, क्रियाशील व्यक्ति आए जो कांग्रेस को फिर से पुनर्स्थापित करे और पुरानी प्रतिष्ठा दिला सके। क्या आप इतने बुजुर्ग व्यक्ति से ये उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस को पुनर्स्थापित कर सकेंगे? ये कैसा निर्णय? शशि थरूर एक संकल्प लेकर के आगे बढ़े। अगर शशि थरूर को इसकी जगह मौका दिया जाता, अगर आपको यही करना था कि एक तरफा चुनाव कराना था, तो चुनाव की घोषणा ही नहीं करना था, आप तो उसी दिन डिक्लेयर कर देते या शशि थरूर को मना कर देते या दोनों को बराबर सुविधाएं आप मुहैया कराते। लेकिन आपने तो एक तरफा कर दिया चुनाव, और एक तरफा होने के बाद इतनी बड़ी पार्टी जिसने लगभग 55-60 साल तक देश में राज किया, उस पार्टी के पूरे देश में 1.25 अरब की आबादी में 5,900 डेलीगेट है, यानी आप सदस्य संख्या की ओर जाइए, और जिसमें 5,500 ने वोट डाले, 400 लोगों ने वोट भी नहीं डाले। तो आप देखिए, यानी 40 व्यक्ति पे एक डेलीगेट होता है।
तो 5,900 यानी आपकी वोटर संख्या मेरे ख्याल से 4 या 5% भी नहीं है देश में। तो आपको जब इसे मजबूत करना तो एक बुजुर्ग के हाथ में लाठी दे करके, गांधी जी का जमाना तो है नहीं कि वो ठीक है। सत्याग्रह कर देंगे या दांडी यात्रा निकाल देंगे, सब लोग पीछे चल पड़ेंगे। आज तो लोग साथ नहीं चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में भी दिख रहा है कि वहाँ के कांग्रेसी लोग ही आगे नहीं आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो अपना सम्मान पाने के लिए आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी की चाहे वो मर्जी रही हो न रही हो, लेकिन राहुल गांधी का विचार बहुत अच्छा था और वो कांग्रेस को एक मुकाम पर ले जाना चाहते थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी का सपना किसी तरह से पूरा होगा। ठीक है, लेकिन ठीक है, देखिए ये बात बिल्कुल सही है आपने जिस तरीके से कहा। दूसरी तरफ भारत जोड़ो जो यात्रा है उसको लेके राहुल गांधी जो है लगातार बहुत वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छा रिस्पांस भी है। लेकिन ये एकदम से कह देना कि एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में ये तमाम चीजें होंगी भारतीय जनता पार्टी के सामने, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा सा ये मुश्किल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है शंकर लाल तिवारी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शंकर लाल तिवारी जी भी हमारे साथ कनेक्ट नहीं हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? आपकी एक प्रतिक्रिया सबसे पहले कि ये जो बदलाव के रूप में अध्यक्ष को हम देखेंगे, जो भी चेहरा सामने आएगा, क्या ये उतना अच्छा कांग्रेस के लिए साबित होगा, या बदलाव की दृष्टि से एक बार विश्वास कोई कर पाएगा, या राहुल गांधी भी अपनी तरफ पे मेहनत कर रहे हैं? तो आने वाले समय में बहुत सारे इलेक्शंस हैं, तो क्या लगता है कि कांग्रेस की तस्वीर बदलेगी? देखिए राखी जी, थोड़ा मैं पीछे ले जाना चाहूँगा आपके जो इसके पहले जो चुनाव हुआ था सोनिया गांधी और जितेंद्र प्रसाद जी के बीच में, आप देखिए उस समय भी कांग्रेस बड़े बुरे दौर से गुजर रही थी। नरसिम्हा राव सरकार के बाद कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हाँ, फिर भी इतनी खराब नहीं थी जितना उस समय, लेकिन खराब थी, काफ़ी स्थिति खराब थी। और एक बार जो है जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, उसके बाद सोनिया गांधी ने जिस तरह से पूरे कमान को संभाला, और उसके बाद 10 साल कांग्रेस और अब गठबंधन की सरकार रही। आप देखिए आज भी लगभग स्थिति भारतीय कांग्रेस की लगभग वही है कि बड़े बुरे दौर से गुजर रही है। महज 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, और बाकी का एक एक करके बहुत सारे राज्य निकलते गए हाथ से। और जो कुछ भी राज्यों में बनने की संभावना है, वहाँ पर तो विधायक ही चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। आप जरा से दूसरी तरफ देखिए, जहाँ तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सवाल है, ये जरूर है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी या गांधी परिवार से इतर कोई लोग नहीं। लेकिन आप ये बताइए, जिस बात को भार्गव जी बता रहे थे कि सोनिया गांधी का जो गांधी परिवार से हट के जो बात हो रही थी कि वहाँ से बिना मतलब एक अलग टाइप का चुनाव होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, राहुल जी बदलाव चाहते थे। ये बदलाव तो राहुल जी चाहते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप देख लीजिए पूरे देश में कांग्रेसी नेताओं का फिर भी वहीं पर आना जाना है, सारे वहीं जाके मत्था टेकते हैं। वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो है, लेकिन उनकी एक बात और भी सामने आती है कि बिना वहाँ पर आशीर्वाद लिए आगे काम नहीं करते हैं। चाहे वो सोनिया गांधी चाहे प्रियंका वाड्रा चाहे या फिर राहुल गांधी चाहे कि एकदम लोकतांत्रिक हो जाए, पार्टी मजबूत हो जाए, लेकिन ये लोग कहाँ मजबूत होने देते हैं। आप G23 के नेताओं को देखिए, एक एक करके बात पहले बहुत बढ़ बढ़ के करते थे, लेकिन आज की डेट में सोनिया गांधी ने क्लियर कट ये बोला कि आप चुनाव लड़िए, सबको लड़ने की पूरी छूट है। अब आपकी जिम्मेदारी है, देश के तमाम राज्यों के नेता अगर खड़गे की तरफ हैं तो क्या भले ही सारा कुछ भी हो, लेकिन आपके पास एक चुनाव चुनने का मौका मिला था, आप चुनते, आप शशि थरूर को चुनते खड़गे के बजाय, या अभी तो चुनाव का रिजल्ट आना बाकी है। जहाँ तक शशि थरूर का सवाल है, कई राज्य हैं हिंदी पट्टी के राज्यों में उनकी उतनी लोकप्रियता नहीं है। आपने देखा होगा अभी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वो कुल्हड़ में चाय पी रहे हैं और जो है बाटी चोखा खा रहे हैं। मैंने अभी एक वीडियो देखा। क्यों? ये पहले ही कनेक्ट हो जाना चाहिए था। ऐसे नेता चुनाव के टाइम में जब कनेक्ट होते हैं लोगों से तब दिक्कत जाती है। बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि जो ये चुनाव का परिणाम जो भी हो, बात हो रही है यहाँ चुनौतियों की कि क्या चुनौतियाँ होंगी, तो देखिए बड़ी क्लियर बात है। कम से कम 11 राज्यों में चुनाव होना है, जिसमें 2 राज्यों में इनकी सरकार है। पहली चुनौती है कि अपनी इन 2 राज्यों को बचाना। अभी कितना बच पाएगा बात की बात है। दूसरा, अन्य राज्यों में जहां पर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर राज्य हैं, उनसे जो है वापस लाना, कुछ राज्यों को अपने पाले में लाना। हमें लगता है कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा
अगर इस तरह का रबर स्टैम्प टाइप काम करेगा तो निश्चित रूप से या बड़ा एग्रेसिवली नहीं मूव करेगा। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में जेपी नड्डा उसको खुल के सामने आना पड़ेगा। अभी 19 तारीख के रिजल्ट के बाद आपका जो हिमाचल का चुनाव है बराबर जो है वहाँ पर एक्टिव होना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं और इनको लेकर के बहुत बड़ी चुनौतियाँ। इसके बाद सबसे बड़ी चुनौती 2024 की है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पूरे गठबंधन को समेटना, अन्य दलों को अपने साथ लेके चलना। अगर कोई अच्छे तरीके से, हम ये नहीं मानते हैं कि खड़गे साहब जो है भले ही उम्र ज़्यादा हो गई है लेकिन अनुभव भी खड़गे साहब का बहुत ज़्यादा है और वो ज़मीन से अगर नेता मतलब ज़मीन से उठ करके ऊपर तक आए हैं। अगर इन सारी चीज़ों को समेटते हैं और गांधी परिवार का जिस तरह से सपोर्ट उनको मिलता है तो निश्चित रूप से पार्टी कुछ अच्छा कर सकती है। बहरहाल अब तो रिजल्ट आने दीजिए, अध्यक्ष कौन बनता है इसके बाद चुनौतियां क्या है वो सामने आएंगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हाँ इंतजार है कि कांग्रेस में किस तरह का बदलाव देखेंगे और ये वाकई बहुत बड़ा टास्क होगा इलेक्शन के टाइम पे कि जो भी नया चेहरा होगा कांग्रेस की तरफ से, जो भी इन दो नामों में से कोई भी नाम आएगा उसका नेतृत्व और उसके नेतृत्व में कितने स्टेट्स को निकाल पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी कहते हैं ना कि दिशा दशा तमाम चीज़ों को स्पष्ट करेगा। शंकर लाल तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। शंकर लाल तिवारी जी, हमेशा ये कहा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ये कभी गांधी परिवार जो है, कभी कोई नया चेहरा नहीं आएगा, गांधी परिवार ही है जो है और इससे कभी निकल नहीं पाएंगे। अब दो नाम सामने आए हैं, अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग भी हो गई है। 19 तारीख को हमारे सामने एक नया अध्यक्ष मिलेगा गांधी परिवार से हटके। क्या लगता है, एक चुनौती के रूप में लेती है भारतीय जनता पार्टी? मालूम नहीं कौन जीते, और वो जीतेगा तो वो खुद भी बयान कर रहे हैं जिनको जीतना है। आप सब उनका नाम जानते हो कि दृढ़ सत्य है, ब्रह्म वाक्यो जनार्दना। ब्रह्मा का वाक्य फेल हो सकता है पर खड़े के काम कैंडिडेचर फेल नहीं हो सकता। जीता है, ये तो पहला चुनाव जीता है, चुनाव हो रहा। और दूसरी बात कि खड़गे जी अध्यक्ष बनेंगे, स्वागत है, हम तो कहेंगे मजबूत विपक्ष बने। अभी अच्छी बात कही मेरे पूर्व में वरिष्ठ पत्रकार जी ने कि उनको अनुभव है, ग्रास रूट से आए हैं, ये सब कुछ ठीक। ये कांग्रेस का अपना सोच और क्षमा सहित कहावत है, इसलिए ये शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसको एक शब्द का अर्थ न लीजिएगा। हर साख में उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। देश में सबसे पुरानी पार्टी में ये 6वां चुनाव है जो वोट डल के हो रहा, और जब वोट डल के हो रहा है तो एक प्रत्याशी के बारे में तय हुआ है कि वो गांधी परिवार का आशीर्वाद है, अदृश्य आशीर्वाद। ये भी तय कर दिया उन्होंने अपने आप को सेफ साइड करने के लिए कि कोई प्रचार नहीं करेगा। पर अशोक गहलोत ने प्रचार कर दिया कि खड़गे जी को वोट करो। ये भी तय है इस चुनाव में कि खड़गे जी खुलेआम कह रहे हैं और वो ठीक कह रहे हैं अपने हिसाब से, जहां वो जिस ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं कि भैया गांधी परिवार जो कहेगा वही करना। तो मैं सोच रहा हूं कि अध्यक्ष आपने जैसा कहा कि गांधी परिवार के बाहर बन रहा, ये अपन मनोरंजन के लिए कह ले, पर स्थित मनमोहन सिंह जी वाली है। जैसे रिमोट कंट्रोल का प्राइम मिनिस्टर था और 10 वर्ष उन्होंने राज किया, हिंदुस्तान चला गया 50 वर्ष पीछे, आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं बची और एक अविश्वसनीय और भ्रष्टाचार का ऐसा जाल केंद्र की सरकार के ऊपर बादल छाए कि लगा कि हिंदुस्तान दुनिया में सबसे भ्रष्टाचारी थे। मंत्री जेल जा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट, ये, और उसके बावजूद आज देख लीजिए कि 10 वर्ष होने को आ रहे हैं, कांग्रेस का आता पता नहीं है, उसका नेटवर्क कमजोर होता जा रहा है। गांव में कहीं कार्यकर्ता का नेटवर्क बचा नहीं है, अभी ट्विटर और डिबेट के नेता बचे हैं।
तो ठीक है, मेरा कुल इतना ही कहना है अंत में चलिए कि शंकरलाल ये तिवारी जी, चुनाव एक शुद्ध एक छोटा सा बोलिए। सवाल है, एक छोटा सा सवाल है। जी। आपकी बात जितना मैं जी। समझ पाई हूँ, आपको लगता है कि दोनों में से चाहे खड़गे आए चाहे थरूर आए, कोई भी एक चेहरा आ जाए, वो कहीं ना कहीं सिर्फ और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो कहेंगे उनको वैसे ही काम करना है, सिर्फ दिखावे के लिए तमाम चीजें कराई जा रही हैं। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि जहां तक शशि थरूर की हम बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, एक अपना अनुभव भी होता है राजनीति का, हो सकता है उनके अपने सुझाव हो वैसे जो एक अच्छे मोड़ पे कांग्रेस को एक नई दिशा दे पाए। हम हमेशा नेगेटिव क्यों सोचें? मैं इसलिए ये कह रही हूं कि पहले गांधी परिवार से को मतलब एक ही परिवार था, तब भी सवाल थे, आज अध्यक्ष नया आ रहा है तो भी सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसा क्यों? विनती पूर्वक हो, मेरा कोई सवाल, परिस्थितियों पर चर्चा हो रही है, आपने आउट किया है चर्चा, आपको बताए। पर मैं कुल इतना कह रहा हूँ कि वो पार्टी को 50 वर्ष में ऐसा बना दिया गया है कि गांधी परिवार को मैं कहा कह रहा हूँ कोई इग्नोर करे, ये उनका काम है कि वो क्या करे। पर मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि सीताराम केसरी का इतिहास पुनः दोहराया जा रहा है। 80 वर्ष तक पूर्व मेरे खड़गे जी, और देश इतना बड़ा, कांग्रेस के समक्ष इतनी चुनौती, उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए। मैं स्वागत करता हूँ बुजुर्गवारों, मैं कहीं नहीं कहता हूँ कि बुजुर्ग किसी का इनका नाकाम। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अभी जयंती हुई, उन्होंने डायलिसिस में पड़े और 80 साल की उम्र में से ज्यादा में और इंदिरा जी की सत्ता को पदच्युत कर दिया था देश में। उम्र कोई कारण नहीं है, पर फिजिकल कारण तो है। और फिजिकल कारण के बाद भी जब दिमाग में कोई मशीन लगी हो, कान में मशीन लगा के हमारे पहले मुख्यमंत्री सुनते थे मान्यवर कैलाश नाथ जी का आरटीओ, तो जब तक उनको सुनना होता था जिसकी बात, तो मशीन लगाए रहते थे। जब तक नहीं सुनना होता था तो देश के दो नेता थे, कामराज कांग्रेस के और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो मशीन निकाल के रख देते थे। ये स्थिति रहनी है अध्यक्ष, एक ही फोन आएगा, एक ही मशीन लगी है, एक ही निर्णय होना है। और ये जो अध्यक्ष का चुनाव है, सीताराम केसरी की जो दुर्गति हुई है, ईश्वर ने करे इन बुजुर्ग की हो और कांग्रेस और रसातल पे जाए। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा लगता है अब जो तस्वीर सामने आएगी, जो नाम सामने आएगा, जब वो काम करेंगे, किस तरह से कर रहे हैं, इलेक्शन जब होंगे कैसे रिजल्ट आ रहे हैं, कांग्रेस किसी और को भी साथ लाएगी, उनका क्या अनुभव होगा, ये तो धीरे धीरे तमाम तस्वीर क्लियर होती जाएगी, साफ होती जाएगी। राहुल गांधी अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं। एक सोच हम रख सकते हैं कि शायद एक बदलाव हो जाए, लेकिन अब ठीक है, जो प्रतिक्रिया है सबका स्वागत है, सबके अपने व्यक्तिगत मत होते हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ कांग्रेस विधायक राम नारायण मीणा जी भी जुड़ गए हैं। राम नारायण मीणा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा दिन है कांग्रेस पार्टी के लिए, इसलिए क्योंकि एक ऐसा चेहरा मिलेगा 19 तारीख को, जो नाम सामने आएगा, शायद दिशा दशा सब बदल जाए। मैं शायद इसलिए लगा रही हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अभी भी ऐसा लगता है कि जो भी आएगा काम सिर्फ सोनिया और राहुल के कहने पर ही होगा। जी जी जी, सम्मान्य राखी जी, ये तस्वीर करने में अंतर नहीं होना चाहिए, वास्तविकता होना चाहिए कि आज जो चुनाव हो रहे हैं वो हिंदुस्तान में भारत के प्रजातंत्र के लिए नींव का पत्थर है। ये सीखना चाहिए बीजेपी को भी कि ये कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल की तरह नहीं चले। कांग्रेस वो मार्ग दे रही है सबको कि भाई ये चुनाव ना, अब ये किसके कहने से काम करेंगे इमेटेरियल है, मैं किसके कहने से मानता हूँ ये सब इमेटेरियल है। असली बात यह है कि प्रेसिडेंट होता है, दस्तखत उसके होते हैं। आज मैं विधायक हूँ, मेरे क्षेत्र के जिन लोगों ने मुझे चुना है वो मेरे लिए कुछ भी कहे, लेकिन दस्तखत मेरे होंगे, सहयोग मेरा भी होता है। इसलिए प्रजातंत्र में, हिंदुस्तान में ये कांग्रेस ने बहुत बड़ा निर्णय किया है। अब सीनियर लीडर्स की यदि कोई बात मानता है तो नहीं कहा जा सकता कि उसका रिमोट कंट्रोल है। इसको बीजेपी को पर्टिकुलरली नेगेटिव थिंकिंग में नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग में लेना चाहिए। फिर सीखना चाहिए हर पार्टी को कि ये सौहार्दपूर्ण वातावरण में जिस प्रकार से चुनाव हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, देश के लिए सौभाग्य की बात है, प्रजातंत्र के लिए सौभाग्य की बात है, सभी पार्टी के लिए बहुत गर्व की बात है हिंदुस्तान के लिए कि ये कुछ हो रहा है।
इसलिए ऐसी बात होना चाहिए ताकि पार्टियों में प्रजातांत्रिक तरीके से हम चल सके। जी राकेश जी। ठीक है, रामनारायण मीणा जी, मुझे ये बताइए कि नए अध्यक्ष के आने के बाद क्या नई चुनौतियां हैं, क्या नई रणनीतियां हैं, और जो इलेक्शंस होंगे उसके लिए कैसे वर्कआउट करेंगे? क्या प्लानिंग कांग्रेस की होगी? कुछ बदलाव के रूप में दिखेगा या सब पहले जैसा ही रहेगा? मैं ऐसा मानता हूँ, भारत का प्रजातंत्र खतरे में है। आज जिस प्रकार से देश की संस्थाओं को बेच के पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, जिस प्रकार से पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचा करके पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, जिस प्रकार से मुद्रा का वो किया गया और जिस प्रकार से नोटबंदी की गई, जिस प्रकार से दूसरे जीएसटी में भी जिस तरह से घोटाले किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से कोऑपरेटिव घोटाले किए जा रहे हैं, सभी पार्टी को कमजोर किया जा चुका है। अब कांग्रेस जो कि एक पुरानी पार्टी है, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। वही एक संघर्ष में सामने आएगी और बिना संसाधनों के संघर्षशील से, क्योंकि कांग्रेस का नाम हम हिंदुस्तान के जहन से, आम मतदाताओं के जहन से हम नहीं मिटा सकते। तो ये जो जिस प्रकार का काम चल रहा है, जिस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है, जिस प्रकार से ईडी के छापे ईमानदार लोगों के ऊपर जो डाल करके उनको दोषी करार दिया जा रहा है, जिस प्रकार से खुद के मंत्रिमंडल की स्थिति क्या है, जिस प्रकार से गौ माता का नाम लिया जा रहा है, लेकिन ये कोई नहीं पूछ सकता कि गौ मांस का भक्षण करने वाले किसी मंत्रिमंडल में किसने नॉमिनेट किए। ये बहुत सी बातें हिंदुस्तान में चर्चाओं में आएगी, लेकिन कांग्रेस मजबूती से उभरेगी और खड़गे साहब जीते, थरूर साहब जीते। थरूर साहब भी 3 दफा मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, ठीक है, हम उनसे ज्यादा रहे हैं, लेकिन वो एक वरिष्ठता में माने जाते हैं। और खड़गे साहब का जहाँ तक सवाल है, खड़गे साहब ने हमेशा संघर्षशील चेहरा रहा है, गरीब परिवार से उठे हैं और उठे ही नहीं है, वो आज भी आम जनता का समाजवादी विचारधारा में, क्योंकि भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था गरीबी को और कमजोर कर रही है। भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाश्चात्य देशों की तरह जिस तरह से ला रही है बीजेपी, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को महत्व देने वाली पार्टी है। कांग्रेस निश्चित तौर पर समाजवादी विचारधारा पे, इंदिरा जी की लाइनों में, नेहरू जी के बताए सिद्धांतों में, और जिस प्रकार से देश को राजीव गांधी ने आगे बढ़ाया, वैसे आगे बढ़ाने में विश्वास करती है। आम जनता कांग्रेस में जो विश्वास था, जिस प्रकार का गलत माहौल दूसरी पार्टी ने या दूसरे ऐसे नेताओं ने बनाया जा रखा था, वो बादल छटेंगे और हिंदुस्तान में नया सूर्योदय होगा और कांग्रेस मजबूती से उभरेगी। देखिए, ये एक बात ठीक है, ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, प्लानिंग मुझे लगता है बहुत अच्छी है, लेकिन करना होगा। एक छोटा सा सवाल और है जो बार बार जहन में आ रहा है। अच्छा, मैं इस पूरी प्रक्रिया पे सवाल तो नहीं उठाऊंगी कि इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं, या ठीक है, क्योंकि इतने डेलीगेट्स हैं जिन्होंने वोटिंग की है, तो निश्चित तौर पर एक सबकी राय आती है उस नतीजे से कि किसने किसको चुना है, तो विरोध तो नहीं होगा बाद में, क्योंकि कांग्रेस में ना हमेशा ये तमाम चीज़ें होती हैं कि पहले तमाम चीज़ें करवा ली जाती हैं, सर्वसम्मति से सब हो जाता है और फिर विरोध भी देखने को मिलता है। ऐसी कोई तस्वीर तो नहीं दिखेगी? जी, आज पहली दफा किसी भी मतदाता के किसको वोट दे रहा था दिमाग में नहीं था, वो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन रहा है, और जो चुनाव में विजय होगा दूसरा पक्ष उसको अध्यक्ष मानेगा, क्योंकि इसमें कटुता करता ही नहीं है। नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी वाला खेल यहाँ नहीं है। यहाँ सीधा सवाल है, जो अध्यक्ष बनेगा वो जो हारा हुआ कैंडिडेट है वो भी उसका भाई है, छोटा या बड़ा, उम्र की दृष्टि से भी, और साथ मिलकर के काम करेंगे। आप देख लेना, बहुत अच्छा, क्योंकि चुनाव में जिस प्रकार से दुष्प्रचार होता है, जिस प्रकार से प्रचार होता है, पहला मौका है कि किसी कैंडिडेट ने दूसरे कैंडिडेट के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, और इतना पार्टी में गहनता और मजबूती के साथ और भावनात्मक दृष्टि से लगाव के साथ चुनाव लड़ा गया है। ये बहुत अच्छा सिंबॉलिक ही नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान की राजनीति के लिए बहुत जरूरी था। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं और पूरा हिंदुस्तान खुश है। आज कतई माहौल, इतना बढ़िया माहौल हमने कभी देखने को नहीं मिला जो आज कांग्रेस में हो रहा है। जी चलिए, ठीक है, खैर क्या होगा ये तो हम आने वाले समय में देखेंगे। अवधेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉन्फिडेंस है रामनारायण मीणा जी का, और निश्चित तौर पर क्योंकि कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो विरोध के स्वर हमको नहीं दिखेंगे, एक ये जो कॉन्फिडेंस अभी दिखा रहे हैं,
क्या उससे हम बदलाव देखेंगे? और सबसे बड़ी बात, जैसा कि आपने भी कहा था, मेरा भी प्रश्न वही था कि जो भी चेहरा सामने आएगा, इस बात पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है कि वो सिर्फ उनके निर्णय पे ही चल पाएगा या वो चला पाएंगे। क्योंकि बार बार कहते हैं ना, अभी आपने भी कहा था, यही बात शंकर लाल तिवारी जी ने भी कही है कि पीछे पर्दे से वो रिमोट किसी और के हाथ में होगा। ये एक विश्वास करना और जनता तक ये विश्वास दिला पाना, मुझे लगता है एक बड़ी बात है। देखिए, अभी रामनारायण जी जो कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे। वो अपने घर की बात कह रहे थे, अपने परिवार की बात कर रहे थे, और परिवार की बात आदमी को स्वीकार करना चाहिए, और उन्होंने स्वीकारा कि जो कमियां थी इस चुनाव से, वो कमियां शायद दूर होंगी। लेकिन आज जो शशि थरूर जी के बयान जिस तरीके से ट्विटर में या इधर उधर आ रहे हैं, उससे तो मुझे जहां तक ये लगता है रामनारायण जी, कि साउथ जो आपके सपोर्ट में गाहे बगाहे या परोक्ष में अपरोक्ष में हमेशा रहा है, आपने साउथ और ईस्ट में और नॉर्थ में एक दरार पैदा कर ली है। क्योंकि शशि थरूर जी को पोलिंग एजेंट न मिलना, और उन्होंने खुद कई बार कहा कि मुझे साउथ में अच्छा समर्थन मिल रहा है और मैं तो एक ध्येय लेके चला हूँ, एक मिशन लेके चला हूँ, जैसे गांधी जी एक मिशन लेके चले थे, तो उसमें मेरा साथ दीजिए। वो ये तो नहीं कह रहे थे कि खड़गे जी को हरा दीजिए, उन्होंने ये तो कभी नहीं कहा कि खड़गे जी कैंडिडेट ठीक नहीं है, वो तो यही कहते रहे कि मैं उनका सम्मान करता रहा हूँ। लेकिन अगर ये चुनाव ईमानदारी से दिलों को जोड़ने के लिए थे, कांग्रेस को सक्रिय करने के लिए थे, तो इस खाई की दरार को पाटना था, इसको आगे नहीं जाना। अब क्यों ऐसा हुआ कि जिन राज्यों में शशि थरूर गए, हिंदी भाषी क्षेत्रों में, वहाँ उनको डेलीगेट्स तक नहीं मिले, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हो पाई, ऐसा क्यों? तो कुल मिलाकर के अगर यही करना था, खड़गे जी को ही अध्यक्ष बनाना था, तो आप नॉमिनेट कर देते, सभी से समर्थन ले लेते। शक्तिपीठ का आदेश कौन टालता? बिल्कुल, कोई नहीं टालता। लेकिन एक ऊर्जावान व्यक्ति, अगर थरूर जी कहीं हारते हैं, मैं थरूर जी का अनुयायी नहीं हूं, लेकिन एक अनुभव की बात बता रहा हूं कि अगर थरूर जी कहीं हारते हैं तो कांग्रेस ने एक ऊर्जावान व्यक्तित्व तो खो दिया। और मुझे नहीं लगता कि साउथ खुले मन से, पूरे मन से खड़गे जी के साथ आ पाएगा, या पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र खड़गे जी के साथ जा पाएगा। क्योंकि कांग्रेस ने पहले भी, जब नेताजी अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र जी बोस, तब भी ऐसे विवाद हुए थे। आपको याद होगा कि निजलिंगप्पा के टाइम में भी यही हुआ था, कांग्रेस का विवाद। ब्रह्मानंद रेड्डी भी अलग हो गए थे, बाद में फिर इसमें शामिल हो गए, यशवंतराव चौहान भी अलग हो गए थे। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस में जो मनों में मैल था, दिलों की खाई थी, उसको भरना था, तब ऊर्जा भरती। और मैं मानता हूं राहुल गांधी को कि वास्तव में उनकी सोच, उनका एक व्यू, उनकी योजना वो देश को आगे ले जाने की है। वो चाहते हैं कि युवाओं के हाथ में बागडोर आए और ये भय खत्म हो, ये आंखों का पर्दा खत्म हो कि सिर्फ गांधी परिवार के आदेश पर ही कुछ करना है। इसीलिए उन्होंने कहा कि गांधी परिवार से हट करके कांग्रेस अध्यक्ष बने। लेकिन कुल मिलाकर के पहिया वहीं आकर अटक गया। बिल्कुल ठीक बात है। आरपी श्रीवास्तव जी, इस बात को थोड़ा सा एग्री करूंगी। जहां तक युवाओं की बात आ रही है, राहुल गांधी चाह भी रहे थे और खुद भी देखिए वो जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, वो अपनी तरफ से जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दो नाम कांग्रेस ने दिए, दोनों के लिए क्या बातें आई वो भी हमें पता है, और इन्हीं में से कोई एक नाम होगा। लेकिन न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि जब हमने देखा था नाम गहलोत का जब आया, सचिन पायलट का नाम आया, बहुत सारी चीजें पहले से चल रही हैं इसको लेकर, तो कितना मनमुटाव हमने एक बार फिर आपस में कांग्रेस में देखा। मतलब अपने ही घर घर में इतना लड़ रहे हैं कि शायद कोई और ऐसा नाम भी मुझे लगता है सर्वसम्मति से आ सकता था। लेकिन ये एक बहुत बड़ी उलझन है कांग्रेस के लिए, या कह लीजिए एक मजबूरी है इनकी या कमजोरी है इनकी, कि इनकी जो लड़ाई है ये पहले ही जग जाहिर हो जाती है। देखिए राखी जी, बड़ी विडंबना है, यदि चुनाव हो रहा है तो उसको हम लोग ये बोलते हैं कि सर्वसम्मति से आ जाए। सर्वसम्मति से अगर मान लीजिए आता है तो बोलते हैं कि एक ही जगह से आ रहा है नाम। आप ये देखिए, कांग्रेस के पास बड़ी परेशानी ये है कि अगर वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव कराने जाएंगे तो उसको दूसरा नाम दे दिया जाएगा कि कहीं पीछे से। आप जरा इस बारे में सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कहाँ से आता है? वो तो नागपुर से आता है ना। मेरा ये कहना है, इस बात को इस लाइन पे क्यों ले जा रहे हैं भाई? वो चुनाव नहीं कराते, उनके यहाँ नॉमिनेट हो जाता है। ये जो है 137 साल पुरानी पार्टी जो है 6वीं बार चुनाव करवा रही है।
आज जब जो है सर्वसम्मति से जिस समय आ रहा था तो उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, ऐसे नाम आ रहे थे। सोनिया गांधी के आने के बाद कांग्रेस की हालत कितनी खराब थी। मेरा ये कहना है कि एक दौर आता है, बिल्कुल हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का बुरा दौर हो और सारी चीज़ें आप समझ में आ रही हैं, लेकिन जब प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव हो रहा है तो इसमें तमाम ये बट लगाने की ज़रूरत क्या है, एक बात। दूसरी बात है किसका किसको समर्थन है। मैं भार्गव जी की एक बात से इत्तेफाक नहीं रहता हूँ, दोनों के दोनों जो है साउथ से आ रहे हैं। आप देखिए चुनाव कौन, खड़गे जी कर्नाटक से आ रहे हैं, केरला से आ रहे हैं, तो उत्तर और दक्षिण का कोई सवाल ही नहीं है। उत्तर भारत से गहलोत साहब आ रहे थे तो अपनी सीएम कुर्सी बचाने में लग गए। मेरा ये कहना है कि जो चुनाव हो रहा है, अगर आप ये देखिए कि बहुत ही युवा नेतृत्व की बात कर रहे हैं, भाई राहुल गांधी तो कर ही रहे हैं युवा नेतृत्व, हाँ। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो है तो उनके पास युवा नेतृत्व। रही बात अध्यक्ष बनाने की बात, तो भैया अडवाणी जी कहाँ हैं आज की डेट में, उनको भी देखिए, वो भी तो एक बुजुर्ग नेता थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया, मुरली मनोहर जोशी को बनाया गया। मेरा ये कहना है कि जो भी अध्यक्ष आएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो बिल्कुल नेहरू गांधी परिवार से तो कनेक्ट रहेगा ही। एक आदमी जो मेहनत कर रहा है सड़क पे, और उनकी राय तो जानना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि उसको जो है इसका संविधान कांग्रेस का क्या कहता है, किस हिसाब से चलता है। तो जो अध्यक्ष होगा वो बिल्कुल सहमति से ही कोई भी डिसीजन लेगा, ऐसा नहीं है कि खुद डिसीजन लेना चालू कर दे। तो मेरा इस मामले सिर्फ एक ही कहना है कि कांग्रेस पार्टी यदि आज की डेट में चुनाव कर रही है, करवा रही है, और कोई नया अध्यक्ष जो भी आए, हम ना थरूर के पक्ष में है ना हम खड़गे पक्ष में, जो जीतेगा वही होगा अध्यक्ष। और कौन कितना कॉम्पिटेंट है ये बताने की जरूरत नहीं है। खड़गे अगर मान लो 30-35 साल से 40 या 50 साल से कांग्रेस के साथ हैं, 40 साल से ऊपर से हैं, तो खड़गे जी 2009 से हैं। भाई 2009 के पहले तो कांग्रेस में थे नहीं। एक मुखर व्यक्ति हैं, बिल्कुल इंटेलिजेंट आदमी हैं, ट्विटर पर इस पर उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं, लेकिन सवाल है कि ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप से नहीं काम व्यवस्था चलेगी ना, आपको तो कनेक्ट होना है लोगों से। बिल्कुल। और अब तो ये देखना होगा कि 19 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, अध्यक्ष कौन बनता है। रही बात यह कि जो बड़े नेता हैं या कांग्रेस के लोग हैं, अगर खड़गे जी को समर्थन दे रहे हैं तो ये उनकी सोच है अपनी। श्रीवास्तव जी, क्या लगता है बीजेपी के लिए क्या एक चुनौती जैसा माने, क्योंकि आज वर्तमान में जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है और कांग्रेस की है, हम यदि दोनों को आमने सामने रख के देखें तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि बीजेपी कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है। हाँ, इस बदलाव के बाद क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए राखी, बदलाव तो जनता करेगी, बीजेपी के लिए कोई चुनौती कांग्रेस नहीं है। अगर जनता अगर बदलाव करना चाहेगी तो बीजेपी के लिए चुनौती है। जहाँ तक रही बात कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, लाखों की संख्या में इनका एक कैडर है और जो पूरे देश भर में है, और कांग्रेस हमेशा से मास बेस्ड पार्टी रही है। तो आप चुनौती का जहाँ तक सवाल है, इसका जवाब तो जनता देगी, और जनता देगी मुद्दों के आधार पर, जनता देगी इनके परफॉर्मेंस के आधार पर। ऐसा नहीं है कि इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो जनता वैसा जवाब देगी, और जो परफॉर्मेंस दिख रहा है उसके आधार पर जवाब देगी। तो महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीज़ें अगर जनता स्वीकार करती कि बहुत अच्छा काम हो रहा है और महंगाई होना बहुत जरूरी, बेरोजगारी रहना बहुत ज़रूरी है, तो इनको वोट करेगी, इन पर विश्वास जताएगी। रही बात चुनौती, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस चुनौती नहीं है, पब्लिक चुनौती है। और निश्चित तौर पर एक जो कोशिश कहीं ना कहीं कांग्रेस कर रही है, या कांग्रेस को लग रहा है कि हम इन तमाम चीज़ों के जरिए एक अपनी जगह बनाने की, फिर से या वापस से उस फॉर्म में आने की यदि वो कोशिश कर रही है, जनता तक ये मैसेज पहुंचाने की बात है कि देखिए, जो हमेशा एक आरोप लगाए जाते थे कि गांधी परिवार, तो थोड़ा हट के हम भी कुछ कर रहे हैं, राहुल गांधी कर ही रहे हैं, तो शायद एक कोशिश जो है कांग्रेस की वो सफल हो जाए, लेकिन वक्त लगेगा अभी वर्तमान स्थिति को देखकर। शंकर लाल तिवारी जी, मुझे लगता है बहुत सारे जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्हें आपने सुना, राम कुमार मीणा जी को भी सुना होगा। एक बहुत अलग सोच के साथ, सारी प्लानिंग्स के साथ कांग्रेस है, और ये बात भी बिल्कुल अभी श्रीवास्तव जी ने स्पष्ट कर दी है कि चुनौती कांग्रेस नहीं रहेगी, जनता रहेगी। अब क्योंकि एक बदलाव के रूप में कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयारी कर रही है ही तैयारी कर रही है और करेगी, आगे इलेक्शन है, सबको करना है, आप भी करेंगे। अब जनता तक उस चीज को बनाकर रखना, आपको बनाना है, कांग्रेस को कहीं ना कहीं ज्यादा डबल बनाना है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस अभी नहीं है, आप हैं, आपका बना बनाया है, तो उस चीज को बचा के रखना, उसके लिए कितना वर्कआउट करेंगे, कैसे समझेंगे, और ये बदलाव की जो बातें कांग्रेस के साथ आ रही हैं,
ये कितना प्रभाव डाल पाएंगे? मुझे लगता है ये इस पर बहुत ज्यादा चर्चा की जरूरत है। किस तरह से लेते हैं? आज के जो डिबेट का विषय था उसमें माननीय अवधेश जी ने अभी जब पूर्व में बोला था आदरणीय श्रीवास्तव जी के पहले, उन्होंने काफी कुछ एक ढंग से कह दिया। मैं माननीय श्रीवास्तव जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि कांग्रेस के मित्र हमेशा कहते हैं कि मोस्ट बेस्ट पार्टी है। मैंने भी यही कहा था कि कांग्रेस का नेटवर्क जो था वो नीचे स्तर पर एकदम शून्य की स्थिति को प्राप्त हो रहा है, पर इसके बावजूद भी मोस्ट बेस्ट पार्टी जो होती है वो इस नाते मोस्ट बेस्ट पार्टी बनती है कि मोस्ट बेस्ट लीडर हो। कांग्रेस की यही दिक्कत है कि ना उसके पास नेता है, ना उसके पास नीति है। नीति के मामले में कभी वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है, कभी वो कुछ करने लगती है, और इसलिए ये अस्पष्टता, ये कंफ्यूजन जो है पार्टी के अंदर, मैं बिल्कुल तटस्थ होकर कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पार्टी के अंदर निरंतर निरंकुशता और अनुशासनहीन। किसी वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा था, मैंने पढ़ा था जब बचपन था मेरा युवावस्था में, कि जब दिल्ली कमजोर होती है तो सूबेदार आंख दिखाओ। आज पार्टी के अंदर स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो दंत विहीन, शक्ति विहीन और असहाय की मुद्रा। 6वीं बार चुनाव हुआ है, अभी मेरे वरिष्ठ ने बताया। कांग्रेस 134 साल की पार्टी है, 129 साल चुनाव नहीं हुए इस पार्टी के। और इस स्थिति में जब चुनाव हो रहे हैं, खुली अनुशासन, गहलोत का मुद्दा आपके सामने है, डिटेल में जाने की जरूरत है। सबसे पहले गहलोत अध्यक्ष के प्रत्याशी, फिर उसके कौन बना रहे थे प्रत्याशी? ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी के सदस्य बना रहे थे क्या? 10 जनपद बना रहे, इधर उधर की बात मत कर। और अशोक गहलोत रातों रात न रह गए प्रत्याशी, उन्हें खुले अनुशासन ठेंगा दिखा दिया। यही अपने जो भावी अध्यक्षों ने हाईकमान को ठेंगा दिखा दिया। ये कांग्रेस में कभी नहीं हुआ। मेरे बुजुर्ग, मेरे वरिष्ठ चिंतक बैठे, खुली अनुशासनहीनता, निरंतर अनुशासनहीनता, कभी सिद्धू की, कभी अमरिंदर की, कभी सिंहदेव की, कभी बघेल की, कभी ज्योतिरादित्य की, कभी दिग्विजय सिंह की, कभी कमलनाथ की, निरंतर अनुशासनहीन। ये पार्टी की कमजोरी, पार्टी की असहाय स्थिति, नेतृत्व की असहाय स्थिति का वर्णन करती है, उधर इशारा करती है। मैं और कहना ठीक है, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता निरंतर पार्टी छोड़ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात अवधेश जी ने कही कि पार्टी के अंदर जो एकजुटता लाने की बात, जो दिल से दिल मिलाने की बात थी, उस पर विचार नहीं हुआ। ये हाईकमान के लिए कमजोर चुनौती है क्या? ये अनुशासनहीनता कम है क्या? कि ये तय है सबको, अखबार में आप कुछ भी बोलिए कि 10 जनपद का कैंडिडेट है आदरणीय खड़गे, ये तय है। थरूर जी ने रोना रोया है कि वोटर लिस्ट मुझको ठीक नहीं है। ये तय है कि उन्होंने रोना रोया है कि मैं जिस राज्य में जाता हूँ, राज्य के पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के अन्य नेता मुझे भाव नहीं देते। ये क्या खुली गुटबाजी नहीं है? क्या कांग्रेस अब कह सकती है कि हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है? और ये कांग्रेस का स्पष्ट विभाजन नहीं है? यहाँ निजलिंगप्पा की भी याद की गई। क्या यहाँ आज भी ये स्थिति नहीं बन रही? जैसे एक DK बरुआ थे, देवकांत बरुआ, उन्होंने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और सच में मुरारजी, चौहान जी और तमाम नेता पार्टी छोड़ करके अलग हो गए। और ये तो विभाजन की स्थिति है। हालत ये है कि कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी के मामले में ये साबित होने के बाद कि भैया खड़गे जी 10 जनपद के उम्मीदवार है, सारे लोगों ने पर्चा भराया, अशोक गहलोत मान गए, दिग्विजय मान गए, फिर थरूर का लड़ना बड़ा स्पष्ट कहता है कि बड़े बूढ़े, अब सब पैनल को ये पेश कर रहा हूं, बड़े बूढ़े सिकंदर खींच कर तलवार बैठे। G23, गुलाम नबी आजाद, तमाशा है क्या? बड़े बूढ़े सिकंदर खींच कर तलवार बैठे हैं। राहुल भैया की भारत जोड़ो यात्रा की अटकेलियां और पूरी कांग्रेस बेजार बैठी है। मुझे इतना ही कहना। ठीक है राम कुमार मीणा जी, मुझे लगता है
हम, आप या बाकी सब लोग इस निर्णय को किसी भी तरह से लेंगे, जो भी नाम सामने आएगा बदलाव के रूप में लेंगे। चुनौतियां कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी होंगी, ये बहुत स्पष्ट है। बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत है नए अध्यक्ष के लिए भी। जैसे भी करेंगे, जो भी करेंगे, जनता, देखिए जनता से बड़ा कोई नहीं है। वहाँ तक जाना, उन मुद्दों को लेके जाना, उस दिशा में काम करना, स्टेट वाइज काम करना, वहाँ के लोगों को समझना और उनका अंततः दिल जीतना, ये बहुत बड़ी कला होती है राजनीति की। तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए एक बड़ा टास्क है, बड़ी चुनौती तो है और नए अध्यक्ष के लिए भी होगी। लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से अभी आपने शंकर लाल तिवारी जी को सुना, जिस तरह से वो कह रहे हैं, एक बहुत सीनियर लीडर हैं वो भी, निश्चित तौर पर पूर्व विधायक रह चुके हैं। तो आप समझिए कि वो जिस तरह से कह रहे हैं, जिस तरह से बता रहे हैं ना कांग्रेस के बारे में, ये मैसेज भी जाना है बाहर तक और निश्चित तौर पर इस मंच के माध्यम से पहुंच रहा होगा। तो मुझे लगता है कांग्रेस को एक छोटे से आत्ममंथन की जरूरत है कि ये जो आप लोग इलेक्शन आपने कराया, अच्छी बात है, आप नया चेहरा लाओ, बहुत अच्छी बात है, पर ये जो आपस की आपकी गुटबाजी और किरकिरी है ना, इसको जगत जाहिर ना हो पाए, इसको थोड़ा सा मुझे लगता है समझना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, जैसा कि अभी आरपी श्रीवास्तव जी ने कहा, इनका अध्यक्ष कहाँ से आता है, जहां से भी आ रहा है, जो भी लड़ाई है इनकी सामने नहीं आती, बट कांग्रेस की आती है। ये कमजोरी है वाकई बहुत बड़ी। ये सही बात तो ये है, हमें एक दूसरे की त्रुटियां ढूंढने के बजाय आत्ममंथन करना चाहिए। हिंदुस्तान का प्रजातंत्र बहुत उसमें चल रहा है। तो मेरा आज करना ये है कि ये जो कैडर बेस्ड पार्टी की बात करते हैं, कैडर बेस्ड नहीं है। वास्तविकता ये है कि आरएसएस के स्वयंसेवक जो सरकारी कर्मचारी भी हैं, वो आज उनका भी दिमाग वाश किया जाता है। स्कूल जो आरएसएस के लोग चलाते हैं उसमें सरकारी कर्मचारी भी हैं। तो कैडर बेस इसलिए बन गई कि सरकार से तनख्वाह लेना, हमारे टैक्स के तनख्वाह कर्मचारी को देना। लेकिन उस चीज को हम यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं बोलेंगे। लेकिन जितना झगड़ा बीजेपी में है, क्योंकि पावर में है इसलिए झगड़ा दिख नहीं रहा है। कांग्रेस आज पावर में नहीं है इसलिए झगड़ा दिख रहा है। आडवाणी जी के साथ जो दुर्गति हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के उम्रदराज लोग रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए क्यों कहा जाता है? जैसे एक बात सामने आई कि नहीं, तो राम कुमार मीणा जी, जहां तक ये पावर की बात है, तो बीजेपी की जो भी पावर है, ये उनका संगठन, उनकी, वो कर रहे हैं ना, उस चीज को मैनेज कर रहे हैं। कांग्रेस अपने पावर को मैनेज करे, क्यों नहीं कर सकती है तो आपका परिवार, कांग्रेस तो एक परिवार है। यदि आपस में उलझन है तो सॉर्ट आउट हो सकती है, बीजेपी भी तो कर रही है ना। लेकिन मैं आपको अर्ज करता हूँ, चुनाव के बाद में जो ग्रुपिंग में देखिए आप, G23 वगैरह जो ग्रुप थे सब साइलेंट है। जहां तक किसी को पोलिंग एजेंट मिलना नहीं मिलना है उसकी क्षमता की बात है, उसके प्रयत्न की बात है। मैं प्रयत्न नहीं करूंगा तो वोट नहीं मिलेंगे। मैं प्रयत्न करता हूँ इसलिए 6 दफा MLA MP रह चुका हूँ। मैं प्रयत्न करता हूँ इसलिए मुझे 1 दर्जन दफा पार्टी ने चुनाव लड़ाया है। ये प्रयत्न का सवाल है, या आपकी स्टैंडिंग का सवाल है। शशि थरूर जी ने इतना काम टाइमली नहीं कर पाए या साथी नहीं जुटा पाए, इसलिए इसी को ऊपर मुद्दा बनाए, ऐसा नहीं है। सही ये है कि चुनाव के बाद कांग्रेस के पास बहुत बड़ी चुनौती तो है। उन चुनौतियों की सरलता आएगी और निश्चित तौर पे खड़गे साहब सीनियर लीडर है, पुराने लीडर है, सब उनके साथ काम करेंगे। और शशि थरूर जी भी आप देखना, आज ये अंदाजा लगा रहे हैं कि वो चुनाव हारेंगे या उन्होंने एक लाइन कह दी उसी को हमने पकड़ लिया, वो नहीं है। सवाल है, हम सबको ऐसा करना चाहिए कि परिवार में छोटी मोटी बात होती है, कोई ज्यादा काम करता है, कोई कम काम करता है, निश्चित तौर पे परिवार में मजबूती तब आएगी जब हम सब साथ मिलकर के चलेंगे। तो ये निश्चित तौर पे कांग्रेस ये खुद मानते हैं, मैं खुद मानता हूँ वरिष्ठ सदस्य होने के नाते, आप भी मानते हो कि कांग्रेस के सामने चुनौतियां हैं, लेकिन मिलकर के चलेंगे तो चुनौतियां, आज जिस तरह से बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पर, ये कहते हैं हमने काम दिया, लेकिन आज गाँव में जाते हैं कर्मचारी बिल्कुल है ही नहीं, बेरोजगार हैं, मोबाइल में व्हाट्सएप में समय बर्बाद कर रहे हैं। किसान जिस तरह से दुर्दशा हो रही है, आज उसकी उपज को कोई खरीद नहीं रहा। जो 1964 में नेहरू जी ने जो खाद्य निगम बनाया था उसको भारत सरकार बेचना चाहती, क्यों? आज भारत सरकार कुछ कर नहीं रही, स्टेट से डाल रही है। टैक्स से जो 10% PWD में पैसा देती थी स्टेट गवर्नमेंट, वो मध्य प्रदेश को कहें कि वो आज 50% की बात कर रहे हैं मोदी जी। एजुकेशन में जिस प्रकार से 50% की बात कर रहे हैं, जबकि 15% भारत सरकार देती थी, 85%, मतलब 15% गवर्नमेंट देती थी स्टेट की, 85% देती थी भारत सरकार। हर जगह जिस प्रकार से दबाव डाला जा रहा है,
जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है, रुपए का और डॉलर का जिस प्रकार से वो बढ़ता जा रहा है, ये बड़ी अजीब बात है। इन्हें हम चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है कि हम कितने पावर है वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि देश कैसे मजबूत हो, हमारी सीमाएं कैसे सुरक्षित हो और हम कैसे आगे बढ़े। ये उत्तर दक्षिण का सवाल नहीं। कांग्रेस ने कभी उत्तर का नहीं सोचा, कभी दक्षिण का नहीं सोचा। स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसा कहीं नहीं था तेरी जात क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन में कहीं नहीं था तो उत्तर का है, फिर भी दक्षिण का है, राम लोक कुमार का मीणा है। जी फिर भी पीछे चले गए, फिर भी कांग्रेस पीछे हो गई। आज जितने पॉइंट्स आप बोल रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है कि उसका कारण है, 100% मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वो चीज बीजेपी में जाता है। जो लोग कल आए आज पावर में बढ़ा दिए, जैसे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को पहली दफा मोदी जी ने बढ़ा दिया, आपके महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को बढ़ा दिया। कांग्रेस में भी चूंकि ईमानदारों की पार्टी कांग्रेस रही है, बहुत से लोग ऐसे हैं आज भी स्टेट गवर्नमेंट में भी है जिनका कैरेक्टर क्या है, क्रेडिटेबिलिटी क्या है, ईमानदारी बेईमानी क्या है, ये हम नहीं देख पाए। ये हमें देखना चाहिए, सेंट्रल लीडरशिप देखेगी। और खड़गे जी ईमानदार लीडर हैं, ऐसे कोई भी होंगे उनको पावर में इतना हिस्सा नहीं दिया जाएगा जितना मिलना चाहिए। खैर, इसलिए ठीक है। अच्छे आदमी को निश्चित तौर पर ढूंढेंगे और नया परिवर्तन आएगा, नया सूर्योदय होगा और बीजेपी वालों के लिए अच्छा होगा कि कोई ना कोई पार्टी संघर्ष करेगी तो बीजेपी को सीखने का मौका मिलेगा और वो भी अपनी त्रुटियां सुधार सकेगी। ये देखा चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पर बस इतना ही कह सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंस है आपका बना रहे। जो चुनौतियां हैं, जो आप मान रहे हैं, स्वीकार रहे हैं कि चुनौतियां बहुत बड़ी है, उन चुनौतियों से पार पा जाएं, निकल जाए, ये बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि बीजेपी की तैयारी जो है वो है, उनकी जो सोच है वो रहेगी। जो भी चीजें हैं अब जनता जनार्दन को ही निर्णय करना है कि आने वाले समय में हम क्या देखेंगे। क्योंकि समय की भी सीमा है। अवधेश भार्गव जी, जल्दी से अपनी बात, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी और उसके बाद श्रीवास्तव जी की। देखिए, कांग्रेस में जो आंतरिक लोकतंत्र स्थापित हो रहा है दोबारा से, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। आज़ादी में, आज़ादी दिलाने में भी इसका बहुत अच्छा योगदान रहा है, बहुत कुर्बानियाँ रही हैं। और आज का युवा और आज की आम जनता ये चाहती है, आज जिस तरीके से महंगाई हर चीज़ में बढ़ रही है, उन सब चीज़ों को देखते हुए शिक्षा का स्तर आज कैसा है, आप शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उसके बाद आप बेरोजगार हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे आम जनता की नब्ज देखिए, नब्ज पकड़िए। कांग्रेस को उस नब्ज को पकड़ना चाहिए। आपको याद होगा कि नमक पर टैक्स लगाया था तो गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाल दी थी, लाठियां खाई थी, डंडे खाए थे, खून बहाया था, लेकिन नमक बना करके और अंग्रेज सरकार को मजबूर कर दिया था कि उस पर से टैक्स हटाए। तो इस तरीके से आप जो आम चुनौतियां हैं, आज सबसे ज़्यादा परेशान युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी के दिलों पर राज करिए, उन समस्याओं को उठाइए। आप सत्ता की तरफ मत देखिए, कुर्सी की तरफ मत देखिए, आप हमारी आवाम की, हिंदुस्तान की जनता की आवाज बिल्कुल बनिए। सही है। और युवाओं और जनता के लिए सोचना है, कांग्रेस वो की करना स्थापना ही हुई। होगा। ठीक है, आरपी श्रीवास्तव जी, आपकी भी संक्षिप्त प्रतिक्रिया जल्दी से। बिल्कुल, भार्गव जी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर ये जनता की आवाज़ बनेगी पार्टी और नया अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद अध्यक्ष अपनी एक जो है व्यवस्था तय करेंगे, साथ में पूरी पार्टी एकजुट होकर के अगर लोगों की, आवाम की आवाज़ बनेगी, जो परेशानियां हैं लोगों की, उनमें बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे लोगों का और शिक्षा हो, तमाम चीज़ों को जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो कमजोरी रही होगी, अगर उसकी आवाज़ ये बन जाएंगे तो निश्चित रूप से आज भी देश दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की ही तरफ जाने की कोशिश करेगा। ये बात अलग है कि अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका एक अपना जो है वो है, एक दबदबा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस एक विपक्षी दल अभी भी है और सबसे ज़्यादा सांसद भी उसी के हैं। एक विपक्ष की भूमिका में अगर वो सकारात्मक ढंग से आती है तो निश्चित रूप से कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। तो नए अध्यक्ष, नई चुनौतियां बहुत ज्यादा है, क्या होगा? और निश्चित तौर पर इस अध्यक्ष का चेहरा सामने आने के बाद, 19 तारीख को नतीजे सामने आने के बाद, ये वाकई एक, कहते हैं एक नई दिशा कांग्रेस के लिए होगी कि अब कितना बदलाव हम उसमें देखेंगे। और जब इलेक्शंस होंगे तो और अच्छा लगेगा कि कल एक बदले हुए चेहरे के साथ कितना कंपटीशन भारतीय जनता पार्टी को दे पा रहे हैं। क्योंकि समय हो गया है। शंकर लाल तिवारी जी, अवधेश भार्गव जी, आरपी श्रीवास्तव जी और राम नारायण मीणा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
और बहुत शुक्रिया। देखिए, कहीं ना कहीं एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी कि कांग्रेस के लिए ये चुनौती है और उन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा भी है। अब सबसे बड़ी बात है कि वो चेहरा सामने आने के बाद आप कितना वर्कआउट कर पाएंगे। महत्वपूर्ण एक ही चीज़ है कि अपने घर की लड़ाई से, अंदरूनी लड़ाई से निकलकर आपको जनता के लिए सोचना है। वर्तमान में जो मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर है, उसमें वो कितना दे पा रही है, आप उसको कितना दे पाएंगे, कितना कर पाएंगे। कहते हैं ना, नब्ज पकड़ना, ये बहुत अच्छी बात अभी भार्गव जी ने बोली थी। उस चीज़ को आपको देखना होगा और तभी शायद आप आगे सफल हो पाएंगे। अब क्या होगा ये आने वाले समय में देखना बहुत दिलचस्प होगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।